नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंगो का चैप्टर द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं। एक है मुकुंद पद्मभान जो कि रिपोर्टर हैं हिंदू से, दूसरा है अम्बर्टो इको जो कि एक ऑथर और राइटर है और वो एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनका एक जो नावल है नेम ऑफ द रोज़ वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, दैट्स वाई। बात करते हैं चैप्टर इंटरव्यू के बारे में। खोज है, इन्वेंशन है इसका, 130 साल पहले ही हुआ है और राइटर कहता है कि पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं हम सबको लाइफ में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, पता नहीं कितने हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का कितनी बार इंटरव्यू लिया जाता है और वी कैन से कि इंटरव्यू इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए सेलिब्रिटीज़ लाइफ। द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, इट्स फंक्शन, मेथड्स, मेरिट्स ये वेरी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू से हम सच तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग इसके बारे में ठीक अपनी राय नहीं रखते हैं, बल्कि एक तरह से कहे वो इंटरव्यू से डिस्पाइज करते हैं, हेट करते हैं और उन्हें लगता है कि एक तरह से ये डायरेक्ट उनकी लाइफ के ऊपर एनकाउंटर होता है। और कुछ जो फेमस राइटर्स हैं उनका तो ये मानना है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए थंब प्रिंट। किसी को ये हॉरर लगता है, किसी को क्राइम लगता है और कुछ को लगता है कि इट जस्ट लाइक थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। कुछ सेलिब्रिटीज़ का ये भी ओपिनियन है कि इंटरव्यू जब हम देते हैं तो हम अपनी लाइफ का एक पार्ट लूज़ कर देते हैं। एनी हाउ, जो भी हो, जो इंटरव्यूअर है उसकी एक अलग ही समाज में रेपुटेशन होती है, एक अलग ही उसका टेरर होता है। और इंटरव्यू कहा जाए तो जर्नलिज्म में इसका एक बहुत ही कॉमन सा प्लेस है। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया कि एक राइटर जिसके नाम है अम्बर्टो इको और पद्मभान एक हिंदू रिपोर्टर हैं हिंदू अखबार से, तो वो उसका इंटरव्यू लेते हैं। और उसका रीज़न क्या था कि अम्बर्टो इको ने एक नावल लिखा था द नेम ऑफ द रोज़ और वो इतना ज़्यादा जो बुक है दैट सोल्ड लाइक हॉट केक्स इन द मार्केट एंड ही बिकेम ए सेलिब्रिटी विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो बीइंग द सेलिब्रिटी ही वाज इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मभान। तो मुकुंद पद्मभान उनसे पूछते हैं अम्बर्टो इको से कि भाई एक इंसान इतने काम एक साथ कैसे कर लेता है जैसे आप करते हैं, इतनी तरह की वैरायटी वर्क कर लेते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि लोगों को लगता होगा, पर मुझे तो एंड में यही लगता है कि मैं एक ही काम कर रहा हूँ और वो काम है राइटिंग करना। मुकुंद, ये क्या बात हुई? तो अम्बर्टो कहते हैं कि ये बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मेरे कुछ अपने अलग इंटरेस्ट हैं, फ़िलोसफिकल इंटरेस्ट हैं जो मैं अपने नावल से और अपने एकेडमिक वर्क से पूरा करता हूँ। किताबें लिखता हूँ मैं बच्चों के लिए भी, पीस और नॉन वायलेंस पर भी लिखता हूँ। सभी में मेरा इंटरेस्ट अलग अलग है। फिर भी एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहूँगा कि मैं इंटरस्टिसेस का यूज़ करता हूँ। अब इंटरस्टिसेस क्या है? द एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। और वो इसको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि मान लो आप मुझसे मिलने आ रहे हो एलिवेटर में और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो ये जो पीरियड है मुझसे मिलने का, हम दोनों के मिलने का, तो ये एक एम्प्टी स्पेस है। इट्स जस्ट लाइक ए इंटरस्टिस। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ और जितनी देर में आप मुझसे मिलने पहुँचोगे इतनी देर में तो मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ। फिर मुकुंद पूछते हैं कि हो सकता है आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो नॉन फिक्शनल है, कुछ अलग ही आपके राइटिंग में प्लेफुल क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से ये अलग है। तो इको कहते हैं कि जब मैंने अपना डॉक्टरल डिसर्टेशन किया था या जब मैंने अपना डॉक्टरेट किया था तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि जो स्कॉलर्स हैं वो एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पहले लर्न करते हैं, फिर उनके ऊपर वो फाल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उनको करेक्ट करते हैं और फिर वो कंक्लूज़न देते हैं। पर तुमने इसका बिल्कुल उलट किया, तुमने तो अपनी रिसर्च की कहानी ही सुना दी। तो अम्बर्टो बताते हैं कि 22 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि स्कॉलरली जो बुक्स है वो किस तरह से लिखी जानी चाहिए और मैंने वो तरीका अपनाया। मैंने अपनी कहानी बताई, पूरी रिसर्च की। तो मेरे जो नॉवेल्स होते हैं, मेरे एसेज होते हैं, उनमें एक नरेटिव आस्पेक्ट होता है। और जहाँ तक नॉवेल्स की बात है तो 50 साल की उम्र में एक दिन अचानक से ही मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। तो मुकुंद उससे फिर पूछते हैं कि आप तो रातों रात सुपरस्टार बन गए नेम ऑफ द रोज़ के बाद, इतने सारे आपने पहले भी नावल्स वगैरह लिखे हैं, उनमें तो एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, सेमिनल पीस ऑफ वर्क था सेमियोटिक्स पर।
तो जब अपर हम अम्बर्टो इको की अगर पहचान लोगों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो एक नॉवलिस्ट है। क्या ये बात आपको परेशान करती है, बोदर करती है? तो अम्बर्टो कहते हैं यस, मुझे परेशानी होती है, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जिसका ये फ्री टाइम का काम है नॉवेल्स लिखना, ये जोक नहीं है। मैं एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, जो भी मीटिंग्स होती हैं पेन क्लब्स वगैरह की, उनमें मैं जाता हूँ, राइटर्स के साथ में बैठता हूँ, और मैं अपने आप को एक एकेडमिक कम्युनिटी से ही आइडेंटिफाई करता हूँ। मुकुंद कहते हैं कि मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर ये जो आपका नावल है ये बहुत ही सीरियस नावल है, नेम ऑफ द रोज़, कभी तो ये डिटेक्टिव में आ जाता है, कभी ये मेटाफिजिक्स में घुस जाता है, कभी थियोलॉजी इसमें है, मेडिवल हिस्ट्री है, फिर भी बहुत सारे ऑडियंस ने इसको एंजॉय किया, क्या आप इसकी सक्सेस से पजल्ड नहीं थे? तो इको बोलते हैं नहीं, जर्नलिस्ट पजल्ड थे। और कई बार में हमने देखा है कि जर्नलिस्ट पजल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को हमेशा ट्रेस पसंद होता है, बेकार की चीज़ पसंद होती है, ईजी चीज़ें पसंद होती है, मुश्किल चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। इस प्लेनेट पर मान लो 6 बिलियन पीपल है जो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस जिनको पसंद है, और जो मेरा नावल था वो उसकी तो 10 और 15 मिलियन तक कॉपी बिकी। तो इस तरह से तो मैं एक बहुत कम परसेंटेज लोगों के साथ पहुंचा। और वो बताते हैं कि जो लोग हैं उनको सब तरह की चीज़ें पसंद है, किसी को इजी एक्सपीरियंस पसंद होते हैं, कुछ रीडर्स को मुश्किल चीज़ें, अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मुकुंद पूछते हैं कि क्या ये बता सकते हो कि ये नावल जो आपका था इतनी ज़्यादा इसे सक्सेस मिली, हालांकि इसमें मेडिवल हिस्ट्री भी थी? अम्बर्टो कहते हैं हो सकता है, पर मैं तुम्हें एक और कहानी बताऊं। जो मेरी अमेरिकन पब्लिशर थी, जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ वो नहीं छापेगी इसकी, क्योंकि इससे ज़्यादा बिकेंगी नहीं। तो मुझे एडवांस 300 कॉपी का दिया गया, पर पता है आपको कि एंड में आकर इसकी 2 या 3 मिलियन कॉपीज़ उसे पब्लिश करनी पड़ी, जो सिर्फ यूएस में बिकी। मेटाफिजिक्स के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी किताबें पहले भी लिखी गई हैं, कोई इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है मैं इसे 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता तो ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, क्यों इसने इतना वर्क किया, इट्स ए मिस्ट्री। In the end, we can conclude that the novel, The Name of the Rose, has got a huge success and it gave superstardom to Umberto Eco. So that is the chapter, The Interview. बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इंटरव्यूज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और अम्बर्टो इको का इंटरव्यू, यही चीज़ें बस इसमें बताई गई है। थैंक यू। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।